विशिष्ट ऊष्मा की इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर पहला है जूल, दूसरा है कैलोरी, तीसरा ऑप्शन है कैलोरी प्रति किलोग्राम और चौथा है जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों ऊष्मा की जो विशिष्ट ऊष्मा की जो इकाई होती है वो है ऑप्शन नंबर 4 सही है, जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। ये है विशिष्ट ऊष्मा की इकाई। आइए स्टार्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन है सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो ये जो ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है बृहस्पति, दूसरा है मंगल, तीसरा है शनि और चौथा है शुक्र। तो इन सभी में जो सबसे गर्म ग्रह है उसका नाम है शुक्र। तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। दोस्तों बच्चों मंगल ग्रह की अगर बात करें तो मंगल ग्रह को अंग्रेजी में मार्स ग्रह बोलते हैं। ये लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, जबकि बृहस्पति ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौर मंडल का ये सबसे बड़ा ग्रह है, जबकि ये सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि। तो बच्चों अगर हम उपग्रहों की बात करें तो सबसे ज़्यादा उपग्रह शनि के हैं। और अगर हम बात करें बृहस्पति का कौन सा उपग्रह है, तो बृहस्पति के सबसे बड़े उपग्रह का नाम है गनीमेडे। बच्चों पृथ्वी के उपग्रह की अगर हम बात करें तो पृथ्वी का जो उपग्रह है उसका नाम है चंद्रमा। तो इस प्रकार से अगर एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि किन ग्रहों के कोई भी उपग्रह नहीं है, तो आपका आंसर होना चाहिए बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यदि वस्तु अनंत पर है तो उत्तल लेंस से बना हुआ प्रतिबिंब किस प्रकार का होगा? यदि वस्तु अनंत पर है तो उत्तल लेंस से बना हुआ प्रतिबिंब किस प्रकार का होगा? तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, फोकस पर होगा और वास्तविक होगा और छोटा होगा। फोकस पर, वास्तविक, छोटा, इस तरीके से पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलपीजी का मुख्य अवयव कौन सा है? ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। एलपीजी का मुख्य अवयव क्या है? तो इन 4 ऑप्शंस में से देख लेते हैं। पहला है प्रोपेन, दूसरा है मीथेन, तीसरा है नाइट्रस ऑक्साइड और चौथा है ब्यूटेन। तो बच्चों जो इसमें चौथा ऑप्शन है ब्यूटेन, यही इसका आंसर बिल्कुल सही है। तो चौथा ऑप्शन है ब्यूटेन। और ब्यूटेन तथा प्रोपेन 2 गैसें ऐसी होती हैं जो कि एलपीजी सिलेंडर में भरी हुई होती है। एलपीजी की पूरी बात करें, फुल फॉर्म की बात करें तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये गैस सिलेंडर जो खाना बनाने वाली गैस होती है उसमें ये गैस भरी होती है, ब्यूटेन तथा प्रोपेन। बच्चों अगर हम नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें तो नाइट्रस ऑक्साइड ये होती है हंसाने वाली गैस। इसका सूत्र होता है N2O। N2O हंसाने वाली गैस यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड होती है, जबकि मीथेन को मार्स गैस के नाम से जानते हैं और इसका सूत्र होता है CH4। तो इस तरीके से ये चारों ऑप्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो विद्युत जो बल्ब होता है उसमें जो गैस भरी हुई होती है उसको कहते हैं ऑर्गन। ऑर्गन जो है विद्युत बल्ब में गैस भरी होती है। बच्चों अगर विद्युत बल्ब की बात करें तो उसमें एक तार जैसा होता है जिसको हम लोग फिलामेंट बोलते हैं। ये किस धातु का बना होता है? तो उस धातु का नाम होता है टंगस्टन। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में लगे समय को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के द्वारा जो है सूर्य की एक परिक्रमा पूरी की जाती है, पृथ्वी के द्वारा सूर्य की एक पूरी परिक्रमा कर ली जाती है, उसको हम कहते हैं 4 ऑप्शन है सौर वर्ष, दूसरा है सोलर दिन, तीसरा है लीप ईयर, चौथा है प्रकाश वर्ष। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 सौर वर्ष। एक सौर वर्ष कहते हैं जब पृथ्वी सूर्य का पूरा एक चक्कर पूरा कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, डायनमो का उपयोग किस लिए होता है? तो डायनमो का बच्चों उपयोग होता है ऑप्शन नंबर 4, 1 2 3 4 दिए गए हैं, जिनमें पहला है जनरेटर, दूसरा है विद्युत चुंबक, तीसरा है विद्युत बल्ब और चौथा ऑप्शन है फोटोवोल्टिक सेल। इन चारों ऑप्शंस में से जो सही आंसर है बच्चों वो है जनरेटर। जनरेटर में डायनमो का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, जल की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? तो इसमें जल की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो 4 ऑप्शंस हम लोग देख लेते हैं। पहला है 4200, दूसरा है 2400, तीसरा है 42 और तीसरा है 233। तो बच्चों इसका जो सही आंसर है पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंसिल की लीड किससे बनी होती है? आपने देखा होगा पेंसिल की जो नोक होती है वो किससे बनी होती है? तो पहला ऑप्शन ही इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही है, ग्रेफाइट। पेंसिल की जो नोक होती है वो ग्रेफाइट की बनी हुई होती है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर क्या आवेश होता है? आइए देख लेते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है 1.6 × 10⁻⁹ C। इस तरीके जो चारों ऑप्शंस हैं इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, परम शून्य ताप क्या होता है? परम शून्य ताप बच्चों होता है -273 डिग्री सेल्सियस।
तो इस तरीके से पहला ऑप्शन इसका सही होगा, -273 डिग्री सेल्सियस। बच्चों अगर पूछा जाए कि मनुष्य का सामान्य ताप कितना होता है, तो उसको सामान्य ताप 3 भागों में हम लोग बांट सकते हैं। पहला है सेल्सियस में अगर पूछा जाए तो हो जाता है 37 डिग्री सेल्सियस। दूसरा अगर फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो बच्चों हम लोग कहेंगे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और अगर बच्चों पूछा जाए केल्विन में इसका जो ताप होता है तो उसका आंसर हो जाएगा 310 के। तो इस तरीके से तीनों ऑप्शंस, इसमें जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर 1 -273 डिग्री सेल्सियस, ये होता है परम शून्य ताप। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कौन सी धातु मिट्टी के तेल में रखी जाती है? बच्चों मिट्टी के तेल में कौन सी धातु रखी जाती है? तो इसका जो सही आंसर होगा, हम लोग पिछले वीडियो में भी देख सकते हैं, देख चुके हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सोडियम। सोडियम को मिट्टी के तेल में या फिर केरोसिन में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वाटर गैस किसका मिश्रण है? वाटर गैस किसका मिश्रण है? तो इसमें पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, CO+H2, ये जो है पहला ऑप्शन सही है, वाटर गैस। अगला क्वेश्चन है बच्चों, जल के शुद्धिकरण हेतु हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? तो बच्चों जल के शुद्धिकरण हेतु हम लोग प्रयोग करते हैं क्लोरीन। क्लोरीन बच्चों प्रयोग किया जाता है जल को शुद्ध करने के लिए। तो इस तरीके से इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 सही है, Cl2। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कण विद्युत उदासीन होता है? तो कौन सा कण विद्युत उदासीन होता है? पहला है अल्फा, दूसरा है बीटा, तीसरा है प्रोटॉन और चौथा है ऑप्शन है न्यूट्रॉन। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 न्यूट्रॉन। बच्चों खोज भी इसकी पूछी जाती है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो आप लोग इसके क्वेश्चंस इसको भी याद कर लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज किसने की, ये क्वेश्चंस आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापते हैं? वायुमंडलीय दाब जो होता है वो किससे मापते हैं? तो पहला ऑप्शन है बैरोमीटर, दूसरा है लैक्टोमीटर, तीसरा है थर्मामीटर और चौथा है सीस्मोमीटर। तो बच्चों पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, बैरोमीटर से ही हम लोग वायुमंडलीय दाब ज्ञात करते हैं और थर्मामीटर से हम लोग मनुष्य का ताप ज्ञात करते हैं और लैक्टोमीटर से जो दूध की शुद्धता होती है वो ज्ञात की जाती है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी किरण विद्युत क्षेत्र में अविचलित हुए गुजरती है? तो कौन सी किरण विद्युत क्षेत्र में अविचलित हुए गुजरती है? तो बच्चों 4 ऑप्शंस हैं, इसमें देख सकते हैं, अल्फा किरण, दूसरा है बीटा किरण, तीसरा है गामा किरण और चौथा इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों वो होगा गामा किरण। गामा किरण जो होती है वो अविचलित हुए गुजरती है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कोयले का शुद्ध रूप कौन सा है? यानी कि कौन सा कोयला जो है वो शुद्ध रूप में होता है? तो 4 ऑप्शन हैं, एंथ्रोसाइट, लिग्नाइट, बॉक्साइट और पाइराइट। तो इसका जो सही आंसर है बच्चों वो है एंथ्रोसाइट कोयला जो होता है वो सबसे शुद्ध होता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, वाहनों में लगने वाला पार्श्व यानी कि पीछे वाला जो दर्पण यानी शीशा होता है वो कौन सा होता है? तो वाहनों में पीछे की स्थिति देखने के लिए जो दर्पण प्रयुक्त किया जाता है कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 है उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर 2 है अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर 3 है समतल दर्पण और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण जो होता है वो किसी भी गाड़ी में साइड मिरर लगा होता है वही होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव कानों के लिए श्रव्य आवृत्ति का परास कितना होता है? तो बच्चों मानव के कानों के लिए श्रव्य की आवृत्ति का जो परास होता है वो होता है बच्चों 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक। तो इस तरीके से इसका चौथा ऑप्शन सही होगा, 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक जो स्थिति होती है वे ध्वनि की आवृत्ति कानों के लिए उचित होती है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि में इसमें खाली जगह भरना है, ध्वनि किसमें संचरित नहीं हो सकती है, अर्थात ध्वनि जो है किसमें नहीं चल सकती है? तो इसका जो चौथा ऑप्शन है बिल्कुल सही है, निर्वात में ध्वनि नहीं चल सकती है, यही ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उसे पीट कर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है। तो कोई भी धातु है उसको अगर पीट करके शीट के रूप में चेंज किया जा सकता है तो उसे हम लोग क्या कह सकते हैं? ऑप्शन पहला है तन्यता, ऑप्शन दूसरा है आघातवर्धनीयता, तीसरा है ध्वनिकता और चौथा है सुचालकता। तो बच्चों इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो होगा आघातवर्धनीयता। अगला क्वेश्चन है, सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में संचित रखा जाता है क्यों? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। तो सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में संचित रखा जाता है क्योंकि पहला ऑप्शन है यह खुले में पिघलता है, दूसरा यह हवा में वाष्पीकृत हो जाता है और तीसरा ऑप्शन है यह हवा में विघटित हो जाता है, चौथा यह बहुत अभिक्रियाशील है। तो बच्चों इन 4 ऑप्शंस में से जो सही आंसर है वो कौन सा है आप लोग बताएं।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, ये बहुत अभिक्रियाशील होता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, खसरा रोग का कारण क्या है? खसरा रोग जो हो जाता है वो उसका कारण क्या है? पहला है जीवाणु, दूसरा है कवक, तीसरा है विषाणु और चौथा है प्रोटोजोआ। तो बच्चों खसरा रोग जो होता है ये विषाणु के कारण हो जाता है, वायरस के कारण हो जाता है, इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चारों ऑप्शन में से जो सही आंसर है वो है विषाणु, इसी के कारण खसरा रोग हो जाता है। और टाइफाइड की अगर बात करें तो टाइफाइड जो होता है वो जीवाणु के कारण हो जाता है। और इसी प्रकार से बहुत से रोग होते हैं जिनको आप लोग याद कर लें। अगला क्वेश्चन, लंबी शाखान्वित कोशिकाएं जो संदेश के स्थानांतरण का कार्य करती हैं वो क्या कहलाती हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है गोलाकार रक्त कोशिकाएं, दूसरा है पेशी कोशिकाएं, तीसरा है तंत्रिका कोशिकाएं, चौथा है श्वेत रक्त कोशिकाएं। तो बच्चों इन 4 ऑप्शंस में से जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, तंत्रिका कोशिकाएं। बच्चों तंत्रिका कोशिकाएं जो होती हैं ये शरीर में सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंत क्षय इसलिए होता है कि जीवाणु मुख में बचे हुए भोजन को शर्करा का विघटन कर निर्मोचित करते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दंत क्षय क्यों हो जाता है, उसका क्या कारण है? आइए देख लेते हैं 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है जल, दूसरा है अम्ल, तीसरा है क्षारक और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, क्योंकि जो जीवाणु होते हैं वो मुख में बचे हुए भोजन को शर्करा का विघटन कर अम्ल में निर्मोचित कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? आपने कई बार इसको किया होगा। पेनिसिलिन की खोज किसने की है? तो इसका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, किस विटामिन की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है? तो कौन सा ऐसा विटामिन है जिसकी कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है? तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है और विटामिन ए सबसे ज़्यादा जो है गाजर में पाया जाता है। बच्चों ये सबसे ज़्यादा गाजर में पाया जाता है। अगर हम बात करें विटामिन सी की, तो विटामिन सी सबसे ज़्यादा आंवला में पाया जाता है। और बच्चों विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, किस ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं पाया जाता है? तो किस ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन बच्चों सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका सही हो जाएगा 129 का 4। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119 का बच्चों 4 हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, ओजोन छिद्र बढ़ रहा है। ओजोन छिद्र बढ़ा रहा है, क्या बढ़ा रहा है? पहला ऑप्शन है पृथ्वी पर आने वाली यूवी किरणें, दूसरा है स्किन कैंसर, तो तीसरा है दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ऑप्शन नंबर जो 3 है वो सही हो जाएगा। पृथ्वी पर आने वाली जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं वो बढ़ा रहा है और स्किन कैंसर बढ़ा रहा है ओजोन छिद्र। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी धातु हमें नुकसान पहुंचाती है? कौन सी धातु ऐसी है जो हमें नुकसान पहुंचाती है? सीसा, यूरेनियम, कोबाल्ट या फिर ये सभी? तो बच्चों इसका जो आंसर हो जाएगा ये सभी जो धातु हैं ये हमें नुकसान पहुंचाती हैं। अगला क्वेश्चन है, पीलिया रोग शरीर के किस भाग से संबंधित है? तो बच्चों पीलिया रोग जो होता है ये यकृत से संबंधित होता है, यानी कि लीवर से संबंधित होता है। तो बच्चों अगर लीवर की हम बात करें तो ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसको यकृत कहते हैं और पीलिया रोग जो होता है वो यकृत में ही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। एड्स का वायरस मानव शरीर में किससे पहुंचता है? तो पहला ऑप्शन है भोजन से, दूसरा है चुंबन से, तीसरा है पानी से और चौथा है रक्त से। तो बच्चों एड्स का जो वायरस है मानव शरीर में रक्त के माध्यम से पहुंचता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया किस मच्छर से फैलता है? तो बच्चों मलेरिया किस मच्छर से फैलता है? 4 ऑप्शंस हैं, नर क्यूलेक्स, मादा क्यूलेक्स, नर एनाफिलीज और मादा एनाफिलीज। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, मादा एनाफिलीज के द्वारा मलेरिया फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म से पूर्व शिशु के लिंग का निर्धारण किसके लिंग गुणसूत्रों के द्वारा किया जाता है? तो बच्चों जन्म से पहले अगर शिशु के लिंग का निर्धारण किया जाए तो किसके द्वारा, किन गुणसूत्रों के द्वारा किया जाता है? पिता के गुणसूत्रों का या फिर माता के गुणसूत्रों का, माता पिता दोनों के, या फिर ना ही पिता ना ही माता? तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा पिता। पिता के गुणसूत्रों के द्वारा ये निर्धारित किया जाता है कि गर्भ में पल रहा जो बच्चा है ये क्या है। तो बच्चों इस तरीके से विज्ञान के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। उसके बाद आते हैं सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2 राज्यों की संयुक्त राजधानी है?
ऐसा इसमें कौन सी राजधानी है जो कि 2 राज्यों की है? आइए देख लेते हैं। दिल्ली जो है ये ऑप्शन है, दूसरा है चंडीगढ़, तीसरा है जम्मू और चौथा है बेंगलोर। तो बच्चों 2 राज्यों की जो राजधानी है वो है चंडीगढ़। एक तो ये हरियाणा की राजधानी है, दूसरा ये पंजाब की राजधानी है। हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ पेड़ों से प्राप्त होता है? ऐसा कौन सा खाद्य पदार्थ है जो कि पेड़ के द्वारा प्राप्त होता है? पहला है बादाम, दूसरा है मक्का, तीसरा है मूंगफली, तीसरा चौथा है आलू। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा बादाम। क्वेश्चन बहुत ही रोचक है और इम्पॉर्टेंट भी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर रॉक गार्डन के लिए प्रसिद्ध है? रॉक गार्डन के लिए प्रसिद्ध है। तो बच्चों इसका जो 4 ऑप्शंस हैं, लखनऊ, मैसूर, हैदराबाद और चंडीगढ़। इसका जो सही आंसर होगा, रॉक गार्डन जो होता है वो चंडीगढ़ में है। तो इस तरीके से इसका चौथा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कहाँ स्थित है? हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है बच्चों वो कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा है भूटान, तीसरा है नेपाल और चौथा है तिब्बत। तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नेपाल में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी नेशनल हाईवे को जोड़ती है? भारत में सबसे लंबी नेशनल हाईवे जोड़ती है मुंबई और कोलकाता को, कोलकाता और दिल्ली को, चेन्नई और कोलकाता को, वाराणसी और कन्याकुमारी को। तो बच्चों भारत में जो सबसे लंबी नेशनल हाईवे है वो कहाँ से कहाँ तक है? तो वाराणसी से लेकर के कन्याकुमारी तक। इसलिए इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? तो बच्चों गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है जयपुर। जयपुर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। और अगर कानपुर की बात बच्चों करें तो कानपुर को कहा जाता है उत्तर भारत का मैनचेस्टर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर ये कानपुर को कहा जाता है। और झीलों की नगरी जो है उसको कहा जाता है उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश महाद्वीप भी है? ऐसा कौन सा इनमें से ऑप्शन है जो कि एक महाद्वीप भी है और एक देश भी है? तो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और भारत। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है और एक महाद्वीप भी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो बच्चों लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसमें होते हैं 366 दिन। सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं, जबकि लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। तो बच्चों लीप वर्ष की अगर हम बात करें तो ये प्रत्येक 4 साल के बाद में आता है। जैसे कि वर्ष 2000 जो था ये लीप वर्ष था, तो 2000 के बाद में आ जाएगा 2024। तो ये होगा लीप वर्ष। बच्चों ये जो लीप वर्ष होता है, यदि कोई भी वर्ष जो होता है, कैसे हम लोग पहचानेंगे कि लीप वर्ष है? कोई भी वर्ष होगा उसको अगर हम 4 से डिवाइड करके देखें, यदि वो पूरा पूरा विभाजित हो जाता है तो वो लीप वर्ष हो जाएगा। तो इस तरीके से लीप वर्ष में कुल मिलाकर 366 दिन होते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से प्राप्त की जाने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? पृथ्वी से यानी कि पृथ्वी धरातल से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं, या फिर भूतापीय ऊर्जा, या फिर पवन ऊर्जा, या फिर बायोगैस। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, भूतापीय ऊर्जा जो होती है वो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल को क्या कहते हैं? दक्षिण अफ्रीका के जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है वेल्ड, दूसरा है सवाना, तीसरा है प्रेरीज और चौथा है पंपास। तो बच्चों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, वेल्ड। वेल्ड जो है ये दक्षिण अफ्रीका का शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, और प्रेरीज जो है ये उत्तरी अमेरिका का घास का मैदान है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी? तो बच्चों महात्मा गांधी के द्वारा दांडी यात्रा जो थी वो कब प्रारंभ की गई थी? इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर 3, 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जी के द्वारा दांडी यात्रा प्रारंभ की गई थी। दांडी एक गांव का नाम था जो कि गुजरात में स्थित है। और बच्चों इस यात्रा की अगर बात करें तो ये साबरमती से यात्रा जो है, साबरमती से दांडी की यात्रा शुरू हुई थी, और ये 78 अनुयायियों के साथ गांधी जी ने इस यात्रा को प्रारंभ किया था। और कुल मिलाकर देखें तो ये 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी पहुंच करके इन्होंने नमक कानून को तोड़ा था। तो 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा प्रारंभ की गई थी, जबकि दांडी यात्रा का समापन 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? पहला ऑप्शन है सारनाथ में, दूसरा है कपिलवस्तु में, तीसरा है पाटलिपुत्र में और चौथा है बोधगया में। तो बच्चों इसका जो ऑप्शन सही है, ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था, ऑप्शन चौथा सही है, बोधगया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था।
आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है गलत को सुमेलित कीजिए, यानी कि इनमें चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि गलत है। आइए देखते हैं। उपनाम पंजाब केसरी कहा जाता है लाला लाजपत राय को, नेताजी कहा जाता है सुभाष चंद्र बोस को, महामना कहा जाता है मदन मोहन मालवीय को, जबकि लोक नायक जवाहरलाल नेहरू को नहीं कहा जाता है बल्कि कहा जाता है जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है बच्चों, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली एवं आखिरी महिला जिसने दिल्ली की राजगद्दी पर राज्य किया था, ऐसी कौन सी महिला है इनमें से। चांद बीबी, जहां आरा, नूरजहां और रजिया सुल्तान। तो बच्चों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन 4 रजिया सुल्तान, जो कि दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली पहली और आखिरी महिला थी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के मुख्य देवता कौन है। तो सिंधु सभ्यता के जो मुख्य देवता हैं राम, कृष्ण, पशुपत शिव या फिर शेषनाग। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा पशुपत शिव, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है। तो बच्चों सबसे प्राचीन ग्रंथ पूछा जा रहा है। वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो सबसे प्राचीन ग्रंथ पूछा गया है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ऋग्वेद। बच्चों महाभारत की अगर बात करें तो इसके रचनाकार थे वेदव्यास महोदय, वेदव्यास जी, और वाल्मीकि रामायण, ये जो है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन की बात करें तो रामायण के रचनाकार जो थे वो थे महर्षि वाल्मीकि, जबकि रामचरितमानस के जो रचनाकार थे वो थे तुलसीदास जी। अगला क्वेश्चन है बच्चों बौद्ध मत के प्रचार के लिए अशोक महान ने अपने पुत्र पुत्री को कहाँ भेजा था। तो बौद्ध मत के प्रचार के लिए अशोक ने अपने पुत्र पुत्री को भेजा था श्रीलंका में। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत में समाज विभाजित था, कितने समूहों में विभाजित था। तो बच्चों प्राचीन भारत में जो समाज था वो कुल मिलाकर के 4 समूहों में विभाजित था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पुस्तक है जो कि पूछी गई है, शाहनामा के रचयिता कौन है, यानी कि इसके लेखक कौन है। ऑप्शन 1 है उमर खयाम, दूसरा है फिरदौसी, तीसरा है शेख सादी और चौथा है कांडिल्य। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 फिरदौसी। शाहनामा के रचनाकार हैं फिरदौसी। अगला क्वेश्चन है प्रथम मुगल शासक कौन था। तो बच्चों प्रथम मुगल शासक की बात की जा रही है, कौन था। पहला ऑप्शन है हुमायूं, दूसरा है बाबर, तीसरा है अकबर और चौथा है जहांगीर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बाबर। बच्चों बाबर ने पानीपत के पहले युद्ध में पानीपत का जो युद्ध हुआ था 1526 में, उसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था और वहीं पर बाबर ने मुगल वंश की स्थापना कर दी थी। और बाबर के बाद में क्रमशः आए थे हुमायूं के बाद में अकबर के बाद में जहांगीर के बाद में शाहजहां और शाहजहां के बाद में औरंगजेब। तो इस तरीके से इनका ये क्रम भी आप लोग याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामचरितमानस किसके द्वारा लिखी गई। तो बच्चों रामचरितमानस जो पुस्तक है ये लिखी गई थी गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, जबकि वेद व्यास जी ने लिखी थी महाभारत। और कालिदास की अगर बात करें तो उन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभवम, बहुत सी पुस्तकें इनके द्वारा लिखी गई हैं। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो बच्चों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा, या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी, जबकि 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके काल में दिल्ली सर्वप्रथम किसी राज्य की राजधानी बनी थी। बच्चों किसके काल में दिल्ली सर्वप्रथम किसी साम्राज्य की राजधानी बनी थी। तो दिल्ली को बसाने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था अनंगपाल। तो ये तोमर शासक था, इसीलिए इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। तोमर राजपूत अनंगपाल के द्वारा दिल्ली को बसाया गया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगर निगम का चयनित सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है। तो बच्चों नगर निगम का जो सर्वोच्च चयनित अधिकारी होता है उसका नाम क्या होता है। पहला ऑप्शन है मेयर, दूसरा ऑप्शन है उप मेयर, तीसरा है ग्राम प्रधान, चौथा है आयुक्त। तो इस तरीके से बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आयुक्त। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान तैयार किया गया था। भारतीय संविधान किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो बच्चों इसका पहला ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा है संविधान सभा और चौथा है उच्चतम न्यायालय। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान तैयार किया गया था, जो कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर के तैयार हो गया था।
भारत का संविधान कब प्रभावी हुआ, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत का संविधान कब प्रभावी हुआ था, तो इसका सही आंसर है 26 जनवरी 1950। बच्चों 26 नवंबर 1949 को संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ था, तो इसलिए संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। लेकिन भारत गणतंत्र कब हुआ था, उसका आंसर है 26 जनवरी 1950 को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है। बच्चों मौलिक अधिकारों की संख्या पूछी गई है, तो सबसे पहले जब संविधान बनकर के तैयार हुआ उस समय मौलिक अधिकारों की संख्या बच्चों उस समय 7 हुआ करती थी। लेकिन उसके बाद में संपत्ति का अधिकार उसको हटा करके कानूनी या विधिक अधिकार बना दिया गया, तो इसलिए मौलिक अधिकारों की वर्तमान में कुल संख्या 6 हो जाती है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाता है। बच्चों मौलिक अधिकारों की अगर बात करें तो मौलिक अधिकार किस कहाँ से लिए गए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा यूएसए से लिए गए हैं। मौलिक अधिकारों की जो संख्या है वो है वर्तमान समय में 6 और ये लिए गए हैं यूएसए अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा कौन करता है। हमारे मौलिक अधिकारों की जो सुरक्षा करता है वो करता है उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना बच्चों रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अकॉर्डिंग हुई थी और 1774 में इसकी स्थापना हो गई थी। अगर उच्चतम न्यायालय की बात करें तो उच्चतम न्यायालय के वर्तमान समय में जो न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं, उनका नाम है यू ललित। यू ललित की बात करें तो उनका पूरा नाम है उदय उमेश ललित। बच्चों ये सुप्रीम कोर्ट जो है नई दिल्ली में बना हुआ है। बाकी जो छोटे छोटे अन्य जो राज्य जो हाई कोर्ट हैं, उच्च न्यायालय हैं, वे अलग अलग राज्यों में बने हुए हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है विधानसभा की सदस्यता के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। बच्चों विधानमंडल का प्रमुख जो सदन है उसका नाम है विधानसभा और उसका जो सदस्य बनेगा उसकी योग्यता कितनी होनी चाहिए, आइए देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है उसे स्नातक होना चाहिए, अगला है उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, अगला है उसे उसी राज्य का निवासी होना चाहिए और जबकि चौथा ऑप्शन है उसे एक सामाजिक कार्यकर्ता होना चाहिए। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा, तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर 2 उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। बच्चों विधानसभा सदस्य बनने के लिए जो आयु होती है वो न्यूनतम आयु होती है 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधानसभा के सदस्य की जो आयु होती है वो बच्चों 25 वर्ष होती है, 25 वर्ष होती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। बच्चों हाई कोर्ट पूछा गया है, यूपी में हाई कोर्ट कहाँ पर स्थित है, तो बच्चों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में है। बच्चों इसकी खंडपीठ की अगर बात करें तो इसकी खंडपीठ जो है वो लखनऊ में है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। हाई कोर्ट में जो न्यायाधीश लोग होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। पहला ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, दूसरा है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, तीसरा है संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के द्वारा और चौथा ऑप्शन है कानून और न्याय मंत्रालय के द्वारा। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कितने वर्ष के लोगों को वोट देने का अधिकार है। तो वोट देने का अधिकार बच्चों कितने वर्ष का है, तो 18 साल का कोई भी व्यक्ति हो जाता है तो उसको वोट देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कि भारत के किस दिशा में चीन स्थित है। भारत के किस दिशा में चीन स्थित है, तो आंसर हो जाएगा इसमें उत्तर दिशा की ओर चीन स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है PIL का क्या मतलब है, यानी कि इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। PIL की फुल फॉर्म पूछी गई है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से कौन सा सही है। पब्लिक इंटरेस्ट लॉ या फिर पीपल्स इंटरेस्ट लॉ या फिर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या फिर पीपल्स इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। और आज का जो अंतिम क्वेश्चन है भारतीय संविधान के कौन से खंड को संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है। कौन से खंड को संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है। पहला ऑप्शन है प्रस्तावना, दूसरा ऑप्शन है नीति निर्देशक तत्व और तीसरा ऑप्शन है मौलिक कर्तव्य, जबकि चौथा ऑप्शन है मौलिक अधिकार। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा प्रस्तावना। बच्चों याद कर लीजिए कि प्रस्तावना को ही उद्देशिका भी कहा जाता है। अगर हम बात करें नीति निर्देशक तत्वों की तो बच्चों नीति निर्देशक जो तत्व हैं ये भारतीय संविधान के भाग 4 में हैं। नीति निर्देशक तत्वों की अनुच्छेद की बात करें तो 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, जबकि मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है वो भाग 3 में है और मौलिक अधिकार जो है
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला जो इसमें ऑप्शन है मौलिक कर्तव्य। तो बच्चों मौलिक कर्तव्य जो हैं ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किए गए थे। और कुल मिलाकर मौलिक कर्तव्यों की संख्या देखी जाए तो कुल मिलाकर के मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या है वो है 11। तो इस प्रकार बच्चों आज का वीडियो कंप्लीट होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का ये सेशन था, इसको आप बार बार देखिएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस की आने की प्रबल संभावना यहाँ से बन सकती है। जल्दी आपके लिए नया वीडियो हम लेकर के आएंगे, आप वीडियो को देखिए और जहाँ तक हो सके इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कराइए और हम आपके लिए समय समय पर जल्द ही उपयोगितापूर्ण जो वीडियोज़ हैं वो लेकर के आएंगे। आप सभी का लाभ हो, आप सभी सिलेक्ट हो, आप सभी का चयन हो, यही हमारी हार्दिक अभिलाषा है। मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए बच्चों शुभाशीष। थैंक यू ऑल ऑफ यू।